वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पॉइंट को पढ़ेंगे उसका टॉपिक है द एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है विजदानी कैफियत। ये एक लव पोइम है जो कि जॉन डन की लॉन्गेस्ट पोइम्स में से एक है और ये 19 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 76। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में पॉइंट कहता है वेयर, एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइक अ पिलो, एक तकिए की मानिंद, ऑन अ बेड, बिस्तर पर, एक ऐसी जगह जहाँ बिस्तर पर तकिए की मानिंद, अ प्रेग्नेंट बैंक, एक नुमायाँ किनारा, स्वेल्ड अप, ऊपर को उभरा हुआ था, टू रेस्ट, जिस पर पड़े थे, द वायलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, यानी बनफिया के फूल अपने सरों को झुकाए हुए। यानी वो कहता है कि बिस्तर पर तकिए की मानिंद समुंदर का एक किनारा उभरा हुआ था जहां बनफिये के फूल अपने सरों को झुकाए पड़े थे। सेट वी टू, और उसी जगह पर हम दोनों भी बैठे हुए थे। दोनों से मुराद यहाँ टू से मुराद जॉन डन और इसकी बिलव्ड है। वन एनदर्स बेस्ट, और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन थे, यानी हम दोनों एक दूसरे की बेस्ट चॉइस थे। हम दोनों की नज़र में एक दूसरे से बेहतर या एक दूसरे से ज़्यादा हर दिल अजीज़ कोई और नहीं था। उसके बाद सेकंड क्वार्ट्रेन में वो कहता है आवर हैंड्स, हमारे हाथ, वर फर्मली, बड़ी मजबूती से, सीमेंटेड, जकड़े हुए थे। हमारे हाथ एक दूसरे के हाथों में बड़ी मजबूती से बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। विद अ फास्ट बाम, जैसा कि कोई खुशबू या कोई मरहम के साथ इन्हें जोड़ दिया गया हो। हमारे हाथ एक दूसरे में इस तरह मजबूती से जकड़े हुए थे और यूँ महसूस होता था जैसा कि इन्हें किसी मरहम से जोड़ दिया गया हो या किसी खुशबू की वजह से इन्हें आपस में मिला दिया गया हो। वो कौन सी खुशबू थी? विच डेंस डिड स्प्रिंग, जो कि उनमें से ऊपर को उछल कर निकल रही थी। यानी हम दोनों के हाथों से बहुत ज़्यादा खुशबू निकल रही थी, खुशबुओं के हिल्ले हमारी हाथों से उठ रहे थे। आर आई बीम्स ट्विस्टेड, हमारी आँखों से रोशनी की लहरें, रोशनी की किरणें निकल रही थीं जो कि ट्विस्ट कर रही थी, मुड़ रही थी। एंड डिड थ्रेड, और वो एक धारी बना रही थी। आर आइज़, हमारी आँखों से निकलकर, हम दोनों की आँखों में से रोशनी की किरणें निकल रही थीं और वो हमारी आँखों को एक धारी सी बना रही थी, एक धारी में परो रही थी। अपॉन वन डबल स्ट्रिंग, एक दोहरी रस्सी में परो रही थी। यानी पॉइंट कहता है कि मेरी और मेरी बिलव्ड, हम दोनों की आंखों में से रोशनी की लहरें निकल रही थी जो कि हमारी दोनों की आंखों को एक दोहरी रस्सी में परो रही थी। यानी हमारी नज़रें जब आपस में टकराती थी तो हम दोनों एक दूसरे की आंखों में परोए जाते थे। उसको मेरी आंखों के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था और ना ही मुझे अपनी बिलव्ड की आंखों के अलावा कुछ और दिखाई देता था। यानी हम दोनों एक दूसरे की आंखों में समा गए थे, एक दूसरे की निगाहों में समा गए थे। उसके बाद थर्ड क्वार्ट्रेन में वो कहता है सो, लिहाजा, टू एंटर ग्राफ्ट, पेवंदकारी करने के लिए, आवर हैंड्स, अपने हाथों की, लिहाजा हाथों की पेवंदकारी करने के लिए, एज येट वॉज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन, हमारे तमाम जो ज़राए थे वो हमें एक करने में लगे हुए थे। तमाम ज़राए जो थे, हमारे इर्द गिर्द का जितना भी माहौल था, उन पूरे माहौल की और उस माहौल के तमाम अज़ा, तमाम हिस्सों की यही कोशिश थी कि वो हमें एक कर दे। इसीलिए हमारे दोनों के हाथों को उन्होंने जोड़ दिया था। एंड और पिक्चर्स इन आर आइज़, हमारी आँखों में जो तस्वीर थी वो ये थी टू गेट वॉज ऑल आर प्रोपेगेशन, वो सिर्फ़ यही थी कि हमने अपनी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाना है, हमने कैसे अपने आप को रीप्रोड्यूस करना है। यानी हमारी आंखों में आने वाली अपनी सक्सेसर जनरेशन्स की तस्वीर थी। यानी हमारे फ्यूचर के जो प्लान्स थे वो उस वक़्त हमारी आंखों में गर्दिश कर रहे थे। यानी हमारी आंखों में सिर्फ दो ही चीज़ें थी, एक तो हमारे आपस में एक दूसरे के तसव्वुरात और एक दूसरे की तस्वीर हमारी आंखों में झलक रही थी, और इसके साथ साथ हमारे फ्यूचर प्लान्स और हमारी सक्सेसर जनरेशन्स जो थी उनकी तस्वीर और उनके मनाज़र हमारी आंखों में मौजूद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्ट्रेन में वो कहता है एज़, जैसा कि, ट्विक्स्ट यानी बिटवीन, दरमियान, टू इक्वल आर्मीज़, दो यकसा अफवाज के दरमियान, फेट यानी तकदीर, सस्पेंड्स रोक देती है, गैर यकीनी बना देती है, अनसर्टन और गैर वाज़े कर देती है, विक्ट्री यानी फ़तह को।
जिस तरह से दो हम पल्ला बराबर की ताकत रखने वाली अफवाज के दरमियान किस्मत हमेशा फ़तह को गैर यकीनी बनाकर लटका देती है, सस्पेंड कर देती है, यानी डिले कर देती है, फ़तह में तख़ीर कर देती है। इसी तरह से अब वो एग्ज़ाम्पल उसने दे के उसके बाद अपनी हालत बताता है कि जिस तरह से अफवाज के दरमियान जो कि बराबर की ताकत रखती हों, उनके दरमियान किस्मत आज अगर आड़े आ जाए तो उनकी फ़तह को वो डिले कर देती है, उसमें तख़ीर कर देती है। इसी तरह से अब वो अपनी एग्ज़ाम्पल देगा। वो कहता है आर सोल्स, इसी तरह से हमारी रूहें, विच टू एडवांस देयर स्टेट, जो कि अपना बेहतर मकाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, आगे की जानिब जिदोजहद कर रही हैं। वर गॉन आउट, वो हमारे जिस्मों से निकल गई हैं। हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, अब वो हमारी जो अरवाह हैं वो हमारे जिस्मों से निकल कर मेरे और मेरी बिलव, हम दोनों के जिस्मों के दरमियान अटक गई हैं, दरमियान में लटक गई हैं। एंड और वाइल्स्ट आर सोल्स, और चूँकि हमारी जो दोनों की रूहें हैं, निगोशिएट देयर, वो आपस में महवे गुफ्तगू हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। वी लाइक सेपल्चरल स्टेटस ले, हम मकबरे या मंदिरों में पड़े हुए मुजस्समों की तरह बिल्कुल बेसुध पड़े हैं, बेहिसो हरकत पड़े हुए हैं। यानी हमारे जो जिस्म हैं वो मुजस्समों की तरह, स्टैच्यूज़ की तरह बिल्कुल बेहिसो हरकत पड़े हैं, जैसा कि मंदिर या मकबरों में मुजस्समों को रखा गया हो। एंड ऑल डे, तमाम दिन, द सेम आर पोस्चर्स वर, हमारी यही हालत रही। चूँकि हमारे जिस्मों से हमारी रूहें निकल कर हम दोनों के दरमियान मुअल्लक हो गई थी, इसलिए हमारे जिस्म बेहिसो हरकत मकबरों में या मंदिरों में पड़े हुए मुजस्समों की तरह हो गए थे। इसलिए जिस हालत में हमारे जिस्म पड़े थे वो सारा दिन वैसे के वैसे ही उसी अंदाज में पड़े रहे। एंड वी सेड नथिंग ऑल द डे, और सारा दिन हमने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, हम बिल्कुल खामोश रहे, हमारी ज़बानों पर सुकूत तारी हो गया। इफ़ एनी, अगर कोई ऐसा शख्स, सो बाय लव रिफाइंड, जिसे मोहब्बत ने खालस कर दिया हो, शाइस्तगी अता कर दी हो, तहजीब दे दी हो, दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टैंड, और वो रूह की ज़बान को बआसानी समझ सकता हो। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और उसका जो जहन है अच्छी मोहब्बत की सोहबत में परवान चढ़ा हो। विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड, और वो एक आरामदेह मुनासिब फासले पर खड़ा हो। ही, वही शख्स जो कि हमसे कुछ मुनासिब फासले पर खड़ा है। दो ही न्यू नॉट विच सोल स्पेक, उसे ये इल्म नहीं हो सकता कि हम दोनों में से कौन सी रूह महवे गुफ्तगू है, हम दोनों की रूहों में से कौन सी रूह इस वक्त कलाम कर रही है। बिकॉज, क्योंकि बोथ मेंट बोथ स्पेक द सेम, क्योंकि हम दोनों की रूहें एक ही बात कर रही हैं और इन दोनों की रूहों का एक ही मतलब है। हमारी दोनों की रूहें एक ही लफ्ज़ अदा कर रही हैं और इन अल्फाज का मतलब भी एक है। इसलिए जब दो लोग एक ही आवाज़, यानी हम आवाज़ होकर बोलते हैं, तो सुनने वाले को ये समझ नहीं आती कि इस वक्त कौन बोल रहा है, क्योंकि दोनों की ज़बानों से एक ही लफ्ज़ अदा हो रहा है। यानी मोहब्बत में हम इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि हम दोनों की रूहें एक ही तरह के अल्फाज अदा कर रही हैं। माइट देंस अ न्यू कंकॉक्शन टेक, तो शायद इस नज़ारे से इसकी नए सिरे से तत्हीर हो जाए। यानी जब वो शख्स हमारी रूहों को देखेगा तो उसकी तत्हीर हो जाएगी, यानी उसकी रूह मज़ीद पाक हो जाएगी। एंड पार्ट फार प्योरर दैन ही केम, और जब वो आया था जितना वो उस वक़्त खालस था, अब उससे ज़्यादा वो खालस हो जाएगा। अगर जब वो आया था उसकी रूह खालस थी तो अब वो खालसतर हो जाएगी, यानी अगर वो प्योर था तो अब वो प्योरर हो जाएगा। अगरचे हमारे पास आने से पहले वो मोहब्बत का मारा हुआ था, मोहब्बत ने उसे शाइस्तगी अता कर दी थी और वो रूहों की ज़बान को भी समझता था और वो मोहब्बत के ज़ेरे असर भी आया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जब वो हमारे पास आएगा, हमारी रूहों को बोलते हुए सुनेगा कि ये यकज़बां होकर एक ही अल्फाज बोलती हैं, ये दोनों रूहें हम अल्फाज हैं, तो इससे उसकी मोहब्बत को मज़ीद शाइस्तगी मिलेगी और उससे उसकी रूह की मज़ीद तत्हीर हो जाएगी और वो मज़ीद शाइस्ता होकर हमारे पास से जाएगा। दिस एक्सटेसी, ये विजदानी कैफियत, डथ यानी डज, अनपरप्लेक्स यानी हमारी उलझनों को सुलझा देगी। ये विजदानी कैफियत तमाम उलझनों को सुलझन में बदल देगी। वी सेड, हमने कहा, एंड टेल अस व्हाट वी लव, और हम बोल उठे
कि हमें कोई बताए कि हम कौन सी मोहब्बत करते हैं, यानी हमें अपनी मोहब्बत का इल्म ही नहीं था कि हम मोहब्बत में किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वी सी बाय दिस, इसके ज़रिए हमने देखा इट वॉज़ नॉट सेक्स, कि ये जो हमारी मोहब्बत है ये महज जिन्स परस्ती की नहीं है, ये महज हवस परस्ती पर मबनी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो रूहानी मोहब्बत है, ये रूहों पर मबनी है। वी सी, हमने देखा या हमने महसूस किया, वी सा नॉट व्हाट डिड मूव, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ था कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ बेदार हो गई है, या हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं हुआ कि हमारे एहसास को कौन सी चीज़ बेदार कर रही है। बट, मगर, एज़, जैसा कि ऑल सेवरल सोल्स कंटेन, जिस तरह मुख्तलिफ़ रूहें मुश्तमिल होती हैं, मुख्तलिफ़ रूहें उठाए फिरती हैं, मिक्सचर ऑफ थिंग्स, चीज़ों के मरकबात, जैसा कि मुख्तलिफ़ अशिया, मुख्तलिफ़ रूहें अशिया की तरह मुख्तलिफ़ मरकबात से मिलकर बनती हैं और मुख्तलिफ़ मरकबात को वो उठाए रखती हैं। दे नो नॉट व्हाट, लेकिन उन्हें इस बारे में इल्म नहीं होता कि वो किन अनासर से बनी हैं। लव, मोहब्बत, दीज मिक्सड सोल्स, ये इन रूहों को मिला देता है, डथ मिक्सड अगेन, और फिर दोबारा मिला देता है, यानी जो मोहब्बत है वो दो रूहों को आपस में जोड़ देता है, लेकिन उन रूहों को इल्म नहीं होता कि हम किस वजह से आपस में मिली हैं। एंड और मेक्स बोथ वन, और वो दोनों रूहों को यकजा कर देता है, यकजान कर देता है, एक बना देता है, उनका मरकब बना देता है। ईच दिस एंड दैट, इस रूह का और उस रूह का, यानी लवर और बिलव्ड, इन दोनों की रूहों को वो मिक्स कर देता है और उन्हें एक बना देता है, लेकिन उन लवर और बिलव्ड इन दोनों को मालूम नहीं होता कि किस चीज़ ने उन्हें आपस में जोड़ दिया है, यानी वो अपनी मोहब्बत के मुकाम से बेखबर होते हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि मोहब्बत में वो किस मुकाम पर फाइज हो चुके हैं। अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट, अगर एक बनफशे के फूल को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा दिया जाए, यानी अब वो एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा है, पहले उसने दो आर्मीज़ की एग्ज़ाम्पल दी थी और उसके बाद फिर अब वो एक बनफशे के फूल की एग्ज़ाम्पल दे रहा है। वो कहता है कि अगर एक बनफशे के फूल को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा दिया जाए, द स्ट्रेंथ, तो उसकी ताकत, द कलर, उसकी रंगत, एंड द साइज़, और उसका साइज़ यानी उसका कदो कामत, ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड सेंट, ये तमाम चीज़ें इससे पहले बहुत ही पुअर थीं, यानी बहुत ही खस्ता हाल थीं, एंड सेंट, और बहुत ही नाकस थीं, यानी उस फूल को जब उखाड़ा नहीं गया था, जब वो किसी ज़मीन में लगा हुआ था, तो उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत, उसका रंगत और इसके साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई वो बहुत ही नाकस और बदहाली का शिकार थी। रीडबल्स स्टिल एंड मल्टीप्लाइज, लेकिन जब उसे उस जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है तो इससे उसकी ये तमाम चीज़ें यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसका कलर और उसका साइज़, ये तीनों चीज़ें डबल हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं, एंड मल्टीप्लाइज, और फिर एक बार डबल होने के बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है बल्कि ये मज़ीद मल्टीप्लाई होता रहता है, मज़ीद बढ़ता ही चला जाता है। व्हेन लव, जब मोहब्बत, विद वन अनदर सो, जब एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत तय पा जाती है, इंटर इन एनिमेट्स टू सोल्स, तो ये दो रूहों के दरमियान एक वलवला, एक जोश पैदा कर देती है, यानी जब मोहब्बत दो दिलों में सरायत कर जाए, जब मोहब्बत दो लोगों के दरमियान तय पा जाए तो ये इन दोनों की रूहों में एक ऐसा वलवला पैदा कर देती है, एक ऐसा जोश पैदा कर देती है कि अब उसका असर क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। द एबलर सोल, तो जो रूह ज़्यादा काबिल होती है, विच डेंस डथ फ्लो, जो कि बहाव में आ जाती है, डिफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस कंट्रोल्स, तो वो दूसरी रूह जो कि तन्हाई का शिकार है उसके नक्स, उसकी खामियां और उसकी कभी कजी को भी रफ़ा कर देती है, उसको भी ख़त्म कर देती है। यानी मोहब्बत का असर ही ये है कि जो बेहतर होता है वो अपने कमतरी को महसूस नहीं करता बल्कि उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, उसे अपने बराबर ही समझता है, और अगर वो बराबर ना हो तो उसे अपने बराबर लाने की कोशिश करता है। किस वजह से? क्योंकि उनके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया था, उस रिश्ते ने उनके रूहों में एक ऐसा वलवला पैदा कर दिया था जिस वलवले की बेस पर वो दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर हैसियत देते हैं, किसी कमतर को उसकी कमतरी की वजह से इग्नोर नहीं करते बल्कि उसे अपने बराबर लाने की कोशिश करते हैं। वी, हम लोग,
देन फिर, हु आर दिस न्यू सोल, जो कि अब एक नई रूह बन गए हैं। यानी हम पहले अलग अलग दो रूहें थीं, लेकिन जब हमें मोहब्बत हो गई तो हम दोनों की रूहें एक रूह में तब्दील हो गई। नो, इस मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के बाद हम जानते हैं ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, कि हम किस चीज़ से तश्कील पाए हैं और हम किन चीज़ों से बने हैं। यानी हमारी तश्कील और हमारी बनावट किन चीज़ों की बुनियाद पर हुई है। फॉर, चूँकि द एटमीज़ ऑफ विच वी ग्रो, हम एटम से मिलकर बने हैं जो नाकाबिले तकसीम ज़र्रात हैं, और इसी वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आर सोल्स, हमारी जो रूहें हैं, whom नो चेंज कैन इन्वेड, और हमारी रूहों पर अब कोई तब्दीली मज़ीद हमलावर नहीं हो सकती। हम एटम से मिलकर बने हैं जो कि नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है, जिसे फ़ना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारी रूहें जो हैं मोहब्बत की वजह से इस मुकाम पर आ चुकी हैं कि इस पर कोई तब्दीली हमलावर नहीं हो सकती। यानी हमारी ज़िंदगियों में अब कोई भी चीज़ तब्दीली नहीं ला सकती। जितना हमने तब्दील होना था वो हम मोहब्बत की वजह से हो चुके हैं। मोहब्बत ने हमें एक ऐसे परफेक्ट मकाम पर पहुंचा दिया है कि अब इसमें बेहतरी की गुंजाइश रही ही नहीं। बट मगर, ओ अलास, अफसोस, सो लॉन्ग, कि एक बहुत लंबे अरसे से, सो फार, और एक बहुत दूर दराज फासले से, आर बॉडीज़, हमारी रूहें, वाई डू वी फॉरबियर, हमने अपने जिस्मों को क्यों इतना परहेज़ किया, हम अपने जिस्मों से क्यों इतना अवॉइड करते रहे, क्यों इतनी देर बचते रहे। यानी हमने अपनी रूहों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दी कि इससे हमारे जिस्म इग्नोर हो गए, हमने अपने जिस्मों को इतनी तवज्जो नहीं दी। दे आर आर्स, अगरचे ये जिस्म हमारे हैं। दो, अगरचे दे आर नॉट वी, ये हम नहीं हैं। हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं, हम रूह और जिस्म इन दोनों चीज़ों का मरकब हैं। लेकिन इसके बावजूद अगरचे हम मुकम्मल जिस्म नहीं हैं, लेकिन जिस्म तो हमारे ही हैं, यानी हमारा ही ऑर्गन है। वी आर द इंटेलिजेंसीज, हम वो जहानत हैं। दे द स्फीयर, जो कि हमारे कुर्रे हैं, यानी हमारे जिस्म हमारे कुर्रे हैं जिनके गिर्द हमारी रूह गर्दिश करती है। वी ओ देम थैंक्स, हम पर यह वाजिब है कि हम अपने जिस्मों का भी शुक्रिया अदा करें। बिकॉज, क्योंकि दे से मुराद है उनकी बॉडीज़, क्योंकि जो हमारे जिस्म हैं, दस डिड अस, उन्होंने ही ये काम किया है, टू अस, हमारे लिए, एट फर्स्ट कन्वे, अपनी पहली मलकियत में। यानी सबसे पहले हमारी जो मलकियत थी वो हमारे जिस्मों पर ही थी। यानी सबसे पहले हमारी मलकियत में हमारे जिस्म ही आए थे, इसलिए हम पर वाजिब है कि हम अपने जिस्मों का भी शुक्रिया अदा करें। यील्डेड देयर फोर्सेस, और हमारे जिस्मों ने अपनी जो ताकत थी वो हमारे स्पुर्द कर दी। उस हमारे जिस्मों ने अपनी ताकत समेत हमारे आगे सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए, यानी अपने आप को हमारे स्पुर्द कर दिया। सेंस, और जो हवास थे, टू अस, वो भी हमें अता कर दिए। नोर आर ड्रॉस, अब हमारे जिस्म जो धात का मैल होता है, मैल कुचैल या जो बाकियात फजूल चीज़ें धात बनाते हुए बच जाती हैं, हमारे जिस्म वो नहीं हैं। बट अले, बल्कि ये तो असल धात का मुरक्कब हैं। यानी हमारे जिस्म जो हैं वो धातकारी करते हुए, धात को बनाते हुए जो मैल कुचैल और बाकियात बच जाते हैं वो नहीं, बल्कि हमारे जिस्म तो बाकायदा असल जो धात है वो उसका मुरक्कब है। ऑन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो, यानी जब इंसानों पर आसमान के जितनी भी सरगर्मियां हैं वो डायरेक्ट असरअंदाज नहीं होती। जब इंसान पर जितने भी अजराम फ़ल्की हैं या आसमान हैं या ये जो कुर्रे हैं, इनके असरात जब बिल्कुल बराह रास्त असरअंदाज नहीं होते। बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द आयर, यानी सबसे पहले ये जो असरात हैं ये हवा पर मुनकशिफ होते हैं, हवा पर असरअंदाज होते हैं। सो सोल इनटू द सोल मे फ्लो, तो उसके बाद ये जो असरात हैं हवा से हमारी रूहों पर असरअंदाज होते हैं। यानी फ़िज़ा में जितने भी अजराम फ़ल्की में सरगर्मियाँ होती हैं उनका असर डायरेक्ट इंसान पर नहीं होता, बल्कि पहले हवा पर होता है, उसके बाद हवा के ज़रिए हमारी रूहों पर आता है और हमारी रूहें उस धारे में बह जाती हैं। दो अगरचे इट्स टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, लेकिन पहले ये किसी जिस्म की तरफ रुजू करती हैं। इसी तरह उसने अब एक और एग्ज़ाम्पल दी है कि जिस तरह से अजराम फ़ल्की की हरकत का असर पहले हवा पर होता है, हवा के बाद रूह पर होता है। उसके बाद उसने कहा है इसी तरह से जो भी असरात रूह पर
वारिद होने हों वो डायरेक्ट रूह पर वारिद नहीं होते बल्कि हमारे जिस्म के थ्रू होते हैं। यानी अगर हमने किसी की रूह से मोहब्बत करनी हो, हमें स्पिरिचुअल लव भी करना हो तो लेकिन वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल लव हो ही नहीं सकता, उसके लिए जिस्म की ज़रूरत होती है। जिस्म एक मीडियम का रोल प्ले करता है, जिस्म एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। अगरचे बाद में जिस्म जो है, ये जो बॉडी है, ये वैल्यूलेस हो जाती है, कैटलिस्ट की तरह साइड पे हो जाती है, लेकिन ये एक मीडियम ज़रूर बनता है, ये एक सीढ़ी ज़रूर बनती है दो रूहों के आपस में मिलाप के लिए। यानी अगर जिस्मानी मोहब्बत ना हो तो रूहानी मोहब्बत भी पॉसिबल नहीं है। यानी फ़िज़िकल लव जो है ये रास्ता हमवार करता है स्पिरिचुअल लव का। यानी स्पिरिचुअल लव के लिए फ़िज़िकल लव इंडिस्पेंसिबल है। जैसा कि आर ब्लड लेबर्स टू बिगेट, जैसा कि हमारा खून किसी जी रूह, किसी इंसान को जन्म देने के लिए मशक्क़त करता है, एज़ लाइक सोल्स, तो इसी तरह रूहें भी एज़ इट कैन, अब इसी तरह से मशक्क़त करती हैं जितनी कि वो कर सकती हैं। खून की तरह रूहें भी किसी चीज़ को जन्म देने के लिए उतनी ही मशक्क़त करती हैं जितनी कि खून मशक्क़त करता है। बिकॉज़ क्योंकि सच फिंगर्स नीड टू निट, क्योंकि ऐसी उंगलियों को बांधने के लिए ज़रूरत होती है। दैट सटल नॉट, उस लतीफ़ गिरा को, विच मेक्स अस मैन, जो कि हमें इंसान बनाती हैं। यानी जिस तरह खून किसी जी रूह को जन्म देने के लिए मशक्क़त करता है, इसी तरह रूहें भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करती हैं मोहब्बत को पैदा करने में। उसके बाद वो फिंगर्स की एग्ज़ाम्पल देता है कि हमें इंसान बनाने के लिए जिस गिरा को बांधने की ज़रूरत होती है, उस गिरा को बांधने के लिए उंगलियों की ज़रूरत होती है जिससे वो गिरा बांधी जा सके। सो लिहाजा मस्ट प्योर लवर्स सोल्स डिसेंट, लिहाजा पाकीज़ा मोहब्बत करने वाली रूहों को अपने मुकाम से नीचे आना चाहिए, ज़वाल पजीर हो जाना चाहिए। टू इफ़ेक्शन, यानी आपस की हमदर्दी और मोहब्बत के लिए, एंड टू फैकल्टीज़, और इंसान की जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी फ़ितरी सलाहियतें हैं, उनके लिए इंसान की रूह को चाहिए कि वो अपने मुकाम से ज़रा थोड़ा नीचे आए। विच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड, यानी उन मैलान और फ़ितरी सलाहियतों की फ़रासत और रसाई और अदराक हासिल करने के लिए रूह को चाहिए कि वो अपने मुकाम से नीचे उतरे। एल्स आ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रूह की मिसाल एक ऐसे शहज़ादे की होगी जो कि जेल में पड़ा है। जिस तरह एक शहज़ादा अगर जेल में मौजूद हो तो वह शहज़ादा नहीं रहेगा बल्कि एक कैदी ही तस्वर होगा। इसी तरह से अगर जो रूह है जिस्म के अंदर अपने बुलंद मुकाम और मर्तबा पर अतराती रहेगी, मुतकब्बर रहेगी और अपने मुकाम को छोड़कर नफ्स के मुकाम पर नहीं आएगी, जिस्म की आलाइशों को समझने की कोशिश नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, ऐसी रूह की मिसाल एक कैदी की मानिंद ही होगी। अगरचे वो शहज़ादा है, अगरचे उसका मकाम उस रूह का बहुत बुलंद है, लेकिन अगर वो उस मुतकब्बर अंदाज में ही बैठी रहेगी तो इससे वो एक कैदी की मानिंद ही हो जाएगी। इसलिए उस रूह को चाहिए कि वो अपने मकाम से ज़रा नीचे उतरे और इंसान की फ़ितरी सलाहियतों और इसके मैलानात की फ़रासत और इनका इदराक हासिल कर सके। टू आर बॉडीज़ टर्न वी देन, फिर हम अपने जिस्मों की तरफ रुजू करते हैं। दैट सो वीक मैन ऑन लव डिवील्ड मे लुक, ताकि इंसान के जो कमज़ोर जहनीत है इसको मोहब्बत की जांच पड़ताल कर सके। यानी इंसान का जो कमज़ोर जिस्म है इसकी मोहब्बत की जांच पड़ताल करने के लिए आओ अब हम अपने जिस्मों की जानब भी रुजू करते हैं। लव्स मिस्ट्रीज़ इन सोल डू ग्रो, यानी इंसान की जो मोहब्बत के राज हैं वो हमेशा रूहों में ही पनपते हैं, रूहों में ही परवरिश पाते हैं। बट मगर येट द बॉडी इज़ हीज़ बुक, लेकिन इनकी किताब जो है वो इसके जिस्म में ही मौजूद होती है। अगरचे मोहब्बत के असरार और रमूज़ हमेशा रूहों में ही पनपते हैं, लेकिन जिस्म इसकी असल किताब होता है। यानी मोहब्बत जो है ये सिर्फ़ रूहों की बुनियाद पर नहीं होती, रूह और जिस्म इन दोनों के मिलाप से ही मोहब्बत परवान चढ़ती है। एंड और इफ़ सम लवर, अगर कोई आशिक, सच एज़ वी, जैसा कि हम हैं, यानी अगर कोई हमारी तरह का आशिक, हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, उस एक का मुकालमा सुन ले। अब वन से मुराद क्या है, यानी वो दो रूहें जो आशिक और माशूक यानी मुहिब और महबूब या लवर और बिलव्ड की जो दो रूहें थी, जब वो एक हो गई हैं तो उन एक रूह का मुकालमा
अगर कोई इश्क का मारा हुआ आशिक सुन ले तो उसे क्या होगा, लेट हिम स्टिल मार्क अस, तो उसे हमें गौर से देखने दो, ही शैल सी, वो गौर से देखेगा, स्मॉल चेंज, और उसमें एक मामूली सी तब्दीली भी आएगी, व्हेन वी आर टू बॉडीज़ गोन, जब हम अपने जिस्मों की तरफ लौट चुके होंगे, यानी जब हमारी रूहें हमारे जिस्मों में मुकालमा करने के बाद वापस लौट जाएंगी तो इससे हल्की सी तब्दीली हमारे जिस्मों में भी आएगी। और जो शख्स जो पहले ही आशिक है, ये जो कि मोहब्बत का मारा हुआ है, जब वो हमारी रूह का मुकालमा सुन लेगा तो जिस तरह से रूहों ने हमारे जिस्मों पर असर किया है, उस सामे को, उस सुनने वाले को भी ये असरअंदाज ज़रूर करेगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम क्वार्टेन्स में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जैसा कि ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बेड, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हेड, बेड हेड। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है रेस्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेस्ट, रेस्ट बेस्ट। सीमेंटेड, थ्रेड, स्प्रिंग, स्ट्रिंग, येट, गेट, वन, प्रोपेगेशन, फेट, स्टेट, विक्ट्री, मी, हेयर, वर, ले, डे, रिफाइंड, mind, understood, stood, spake, seem, spake, take, seem, came, unperplex, sex, love, move, contain, again, what, that, transplant, sent, size, multiplies, sow, flow, souls, controls, know, grow, made, invade, far, are, forbear, sphere, thus, us, convey, allay, sow, flow, air, repair, beget, knit, can, man, descend, apprehend, faculties, lies, sow, grow, look, book, we, see, one, gone। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम जो कि है ए बी, और ये तमाम क्वार्टेन्स में फॉलो की गई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में मीन्स और मेक, ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 13 में ट्विक्स्ट, टू, लाइन नंबर 15 में सोल्स, स्टेट, लाइन नंबर 16 में हंग, हर, लाइन नंबर 18 में लाइक, ले, लाइन नंबर 18 में सेपल्चरल, स्टैच्यूज़, लाइन नंबर 23 में गुड ग्राउंड, लाइन नंबर 26 में बिकॉज, बोथ, लाइन नंबर 26 में अगेन स्पेक, सेम, लाइन नंबर 31 में वी, वॉज, लाइन नंबर 31 में अगेन सी, सेक्स, लाइन नंबर 32 में सी, सॉ, लाइन नंबर 33 में सेवरल, सोल्स, लाइन नंबर 36 में दिस, दैट, लाइन नंबर 38 में स्ट्रेंथ, साइज, लाइन नंबर 51 में दे, दो, लाइन नंबर 61 में ब्लड, बिगेट, लाइन नंबर 62 में स्पिरिट्स, सोल्स, लाइन नंबर 72 में बट, बॉडी, बुक, लाइन नंबर 75 में हिम, ही, लाइन नंबर 75 में अगेन स्टिल, सी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में प्रेग्नेंट और रेस्ट, इन दोनों के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सेट, बेस्ट, लाइन नंबर 7 में ट्विस्टेड एंड डिड, थ्रेड। उसके बाद लाइन नंबर 9 में हैंड्स, एज, लाइन नंबर 15 में आवर, देयर, लाइन नंबर 16 में आउट, ट्विक्स्ट, लाइन नंबर 20 में एंड, सेड, लाइन नंबर 28 में फार, प्योरर, लाइन नंबर 30 में सेड एंड, लाइन नंबर 33 में ऑल, सेवरल, लाइन नंबर 34 में नॉट, व्हाट, लाइन नंबर 37 में वायलेट, ट्रांसप्लांट, लाइन नंबर 40 में रीडेबल्स, मल्टीप्लाइज, लाइन नंबर 57 में ऑन, मैन, लाइन नंबर 58 में बट, दैट, इट, फर्स्ट, लाइन नंबर 72 में बट, येट, लाइन नंबर 75 में स्टिल, शैल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स,
यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें प्रेग्नेंट, स्वेल्ड और रेस्ट इन तीनों में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अगेन प्रेग्नेंट, बैंक। लाइन नंबर 6 में विद, विच, डिड, स्प्रिंग। लाइन नंबर 7 में ट्विस्टेड, डिड। लाइन नंबर 9 में हैंड्स, एज। लाइन नंबर 10 में वॉज, ऑल। लाइन नंबर 11 में पिक्चर्स, आइज। लाइन नंबर 12 में वॉज, ऑल। लाइन नंबर 13 में एज, आर्मीज। लाइन नंबर 23 में एंड, ऑल। लाइन नंबर 26 में स्पेक, सेम। लाइन नंबर 28 में एंड, पार्ट, फार, देन। लाइन नंबर 31 में दिस, इट। लाइन नंबर 32 में नॉट, मूव। लाइन नंबर 56 में नॉर, ड्रॉस। लाइन नंबर 75 में हिम, स्टिल। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक ही जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है वेयर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड अ प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू रेस्ट, यानी एक वो तकिए की मिसाल देता है कि जिस तरह एक बिस्तर के ऊपर तकिया पड़ा होता है, इसी तरह से एक किनारा जो था वो ऊपर को उभरा हुआ था। उसके बाद लाइन नंबर 13 से लेकर 16 को तक अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एज ट्विक्स टू इक्वल आर्मीज फेट सस्पेंड्स अनसर्टन विक्ट्री आर सोल्स विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, यानी वो कहता है कि जिस तरह से दो मुसल्ला अफवाज जो कि हम पल्ला हों, आपस में एक जैसी ताकत रखती हों, तो उनके दरमियान फ़तह जो है वो लटकी रहती है। इस तरह से हम दोनों की रूहें हमारे जिस्मों से निकलकर हम दोनों के दरमियान लटकी हुई हैं। उसके बाद लाइन नंबर 18 को अगर हम देखें तो वो कहता है वी, हम, लाइक सेपल्चरल स्टैच्यूज़ ले, हम जो है वो मंदिर में पड़े हुए बुतों या मुजस्मों की तरह पड़े हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को अता करना। अगर हम लाइन नंबर 22 को देखें तो इसमें वो कहता है दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टैंड, यानी वो रूह की ज़बान को समझता होगा। अब लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन ट्रेट है, इंसानों की खसूसियत है, यानी इंसान ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने सोल्स लैंग्वेज का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 ये दोनों लाइन्स आवर आइज़ से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 30, 31 और 32 ये तीनों लाइन्स वी के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, जबकि लाइन नंबर 31 और 32 जो हैं ये दोनों वी सी से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। अगर हम इस पोएम की लाइन नंबर 1 और 2 को देखें तो ये दोनों ही रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है वेयर, जहाँ, लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, बिस्तर पर एक तकिए की मानद। अब बिस्तर पर तकिए की मानद क्या था वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है। अब प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप, एक नुमाया जो किनारा था वो ऊपर को उभरा हुआ था, टू रेस्ट, और उस पर पड़े थे। अब क्या पड़े थे वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बयान करता है द वायलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, यानी वायलेट यानी बनफशे के फूल थे जो कि अपने सरों को झुकाए हुए उधर पड़े थे। उसके बाद लाइन नंबर 7 जो है ये भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है आर आइज़ बीम्स ट्विस्टेड एंड डिड थ्रेड, हमारी आँखों से जो रोशनी की किरण निकल रही थी उसने प्रो दिया था। किस चीज़ को प्रो दिया था वो लाइन नंबर 8 में बयान करता है और आइज़ अपॉन वन डबल स्ट्रिंग, हमारी दोनों की आँखों को एक दोहरी रस्सी में प्रो दिया था। उसके बाद लाइन नंबर 11 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड पिक्चर्स इन आर आइज़ टू गेट, हमारी आँखों में जो तस्वीर थी वो हासिल करना चाहती थी। किस चीज़ को, वॉज ऑल आवर प्रोपेगेशन, यानी जो हमारी सक्सेसर जनरेशन्स हैं उनकी तस्वीर को अपनी आंखों में समोए हुए थी। इसके अलावा इस पोइम की तकरीबन मोस्टली जो लाइंस हैं वो रन ऑन लाइन है, यानी उनमें एंजॉयमेंट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम की अगर लाइन नंबर 50 को देखें तो उसमें वो कहता है बट ओ अलास सो लॉन्ग सो फार आर बॉडीज़ वाई डू वी फॉर बियर, यहाँ पर उसने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 8 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है आर आइज़ अपॉन
वन डबल स्ट्रिंग। अब इसमें जो वन डबल स्ट्रिंग है ये एक मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 52 में वो कहता है द इंटेलिजेंस दे द सफ़ियर्स। अब यहाँ सफ़ियर्स का वर्ड जो है ये मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 68 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एल्स अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज। अब यहाँ पर जो प्रिंस और प्रिजन है ये दोनों मेटाफर्स हैं। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें स्पिरिचुअल लव का जिक्र मिलता है, लेकिन पोइट ये कहना चाहता है कि स्पिरिचुअल लव जो है उसके लिए हमें फ़िज़िकल लव की ज़रूरत है, यानी फ़िज़िकल लव स्पिरिचुअल लव के लिए इंडिस्पेंसिबल है, उस बगैर स्पिरिचुअल लव का भी कोई वजूद मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हुए किसी लाइन में ब्रेक, पॉज या वक्फा ले तो इसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो उसने वेयर के बाद ही एक कॉमा यूज़ किया है, तो इस लाइन में उसने कायसुरा का यूज़ किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।